हेलो स्टूडेंट्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम नेक्स्ट बात करें तो हमारा टॉपिक आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है? तो ये होती है जैसे जो लाइट होती है वो 0 टू इनफाइनाइट वेवलेंथ तक की हो सकती है। उसके बीच की जितनी भी लाइट होगी उनको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मींस लाइट इन बिटवीन 0 टू इनफाइनाइट। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इनके कुछ पार्ट्स होते हैं। तो उसमें सबसे पहला पार्ट है, इनको हमें बिल्कुल सीरीज में ही लर्न करना है। क्यों करना है? क्योंकि इधर से इधर जब हम जाएंगे तो इनकी वेवलेंथ क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो इसका जो सीरीज है उसमें सबसे पहले आता है कॉस्मिक रेज, फिर आता है गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, आईआर, माइक्रो रे और रेडियो रेज। तो इधर से जब हम इधर जाते हैं तो इनकी वेवलेंथ इंक्रीज होती है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उनकी इंटेंसिटी में चेंज जो है वो कुछ इस प्रकार से बताया जाता है कि ये इंटेंसिटी कुछ इस प्रकार से चेंज होती है। ट्रस्ट और ट्रप्ट, ये बनते हैं ट्रस्ट और ट्रप्ट। तो इस प्रकार से इनकी इंटेंसिटी चेंज होती है। इनकी इंटेंसिटी में फिर हमें कुछ टर्म्स मिलती है, जैसे एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है। तो जो जहां तक मैक्सिमम ये जा रही है, जहां पर ये इंटेंसिटी मैक्सिमम आ रही है उसको हम कहेंगे मैक्सिमा। जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम उसको मैक्सिमा और एंटीनोड। और जहां पर ये मिनिमम, यहाँ पर नेगेटिव मत समझना, मिनिमम जो है वो इस एक्सिस पे रहेगी और उसको कहेंगे मिनिमा या नोड। और यहां से ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इसका मैक्सिमम यहां तक डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको हम कहेंगे एम्पलीट्यूड। ठीक है। और वन साइकिल कंप्लीट हुआ। वन साइकिल देखो एक्चुअली कंप्लीट होता है ऐसे। ठीक है, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे ये चला, फिर वापस से ये चला और ये चला। इस प्रकार से ये एक्चुअली वन साइकिल कंप्लीट होता है। और इस वन साइकिल में जो डिस्टेंस कवर हो रही है उसको हम कहेंगे वेवलेंथ। उसको हम क्या कहेंगे? वेवलेंथ। तो ये हमारी यहां से मिनिमा टू मिनिमा एक आया, तो यहां पर λ/2, यहां से यहां तक ऊपर और नीचे कंप्लीट हाफ एंड हाफ सर्कल रहता है। तो यहां से यहां तक पहुंचने में एक लेमडा आएगा, ना कि यहां से यहां तक। यहां से यहां तक λ/2 रहेगा। ठीक है। तो इनकी हम बात करें तो इसमें हमारे पास में जो डेफिनेशंस आई वो क्या क्या आई? एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड के लिए हम कहेंगे मैक्सिमम इंटेंसिटी। मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी हुई? यहां से यहां तक, तो उसको हमने कहा एम्पलीट्यूड। फिर सेकंड है वेवलेंथ। वेवलेंथ हमने बात करी कि वन साइकिल जो है उसमें कितनी डिस्टेंस कवर हुई। वेवलेंथ एक्चुअली डिस्टेंस ही होती है। ठीक है। तो डिस्टेंस इन ए साइकिल। अब डिस्टेंस है तो डिस्टेंस से हम कह सकते हैं, इसकी हमसे कोई यूनिट पूछ ले तो हम कहेंगे जो डिस्टेंस की यूनिट होती है वही वेवलेंथ की यूनिट होगी। ठीक है। तो हम इसकी यूनिट बता देंगे। और यूनिट क्या क्या हम बताएंगे? मीटर, सेंटीमीटर, एंगल्स। मतलब जो भी डिस्टेंस की यूनिट है वही क्या हो जाएगी? वेवलेंथ की यूनिट हो जाएगी। फिर आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है कि जैसे ये यहां से इस प्रकार से 1 लेमडा कवर हुआ। ठीक है। 1 लेमडा जब कवर हुआ तो यहां से यहां तक जब हम चले तो इसमें कितना टाइम लगा, मतलब एक साइकिल कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसको हम क्या कहेंगे? टाइम पीरियड। तो टाइम टू कंप्लीट ए साइकिल। और ये जो होता है उसका फॉर्मूला ध्यान में रख ही लेना, T इक्वल्स टू होता है λ/c, जहां पर ये c क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट। ओके, अंडरस्टूड। इसके आगे हम बात करें तो फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? साइकिल पर सेकंड। ठीक है। फ्रीक्वेंसी होती है कि पर सेकंड किसी भी चीज के लिए बात करें, यहां साइकिल हो रहे हैं तो साइकिल, कोई कहीं पे वाइब्रेशन होते हैं तो पर सेकंड वो वाइब्रेशन कितने होते हैं, तो उन वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। यहां पर हम बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी, तो वो पर साइकिल मतलब पर सेकंड कितने साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं। मान लो पर साइकिल इतना है तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी इतनी ही रहेगी। पर साइकिल इतने हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी इतनी ही रहेगी। वो डिपेंड करता है कि साइकिल कितना कंप्लीट हो चुका है पर सेकंड। ठीक है। तो वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अब फ्रीक्वेंसी जो होती है वास्तव में इसकी इनवर्स होती है, टाइम पीरियड की इनवर्स होती है। टाइम पीरियड की इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल नहीं बोल रहा हूं मैं, इनवर्स बोल रहा हूं। इनवर्स का मतलब न्यू इक्वल्स टू 1/t होता है। टी क्या होता था? λ/c, तो न्यू क्या हो जाएगा? c/λ। अब पर सेकंड साइकिल मतलब इसकी यूनिट हम क्या बताएंगे? सेकंड इनवर्स। और इसकी ऐसा यूनिट होती है हर्ट्ज। ये भी हमें ध्यान में रखनी है, हर्ट्ज ही हमें देखने को मिलेगा।
और लास्ट इसमें आती है वो डेफिनेशन आती है वेव नंबर। वेव नंबर होता है वो क्या होता है, इनवर्स ऑफ वेवलेंथ। इतना ही ध्यान रख लेना, क्या होता है क्या नहीं होता वहां नहीं पहुंचना हमें। इनवर्स ऑफ वेवलेंथ वो होती है वेव नंबर। तो न्यू बार इक्वल्स टू 1/λ। अब लैम्डा की यूनिट क्या थी, डिस्टेंस, मतलब मीटर, सेंटीमीटर, एंगस्ट्रॉन, नैनोमीटर, पिकोमीटर, ये सब थी। ये क्या है, इनवर्स इसकी लैम्डा की, ये इनवर्स है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, नैनोमीटर इनवर्स, एंगस्ट्रॉन इनवर्स। ठीक है, तो इतनी बातें देखो एक बारी। ठीक है, अच्छा इसमें ये जो हमारी इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जो पार्ट्स थे, इसमें विजिबल रेज है वो थोड़ी सी हमारी काम की रहती है। ठीक है, तो विजिबल रेज के लिए हम बात करें, विजिबल रेज, तो हम इसके भी कुछ पार्ट होते हैं, सबने सुन भी रखा होगा, विब्ग्योर। ठीक है, तो इसके पार्ट्स होते हैं विब्ग्योर, मतलब विजिबल जो लाइट है वो एक्चुअली विब्ग्योर में डिसोसिएट हो सकती है। मतलब ये 7 कलर है। ठीक है, विजिबल लाइट वास्तव में 7 कलर देती है। कौन कौन से, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। और हम इसमें भी जब इधर से इधर चलते हैं, जैसे यहाँ पर यहाँ से यहाँ जब चल रहे तो लेमडा क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। इधर से इधर जब जाएंगे तो भी इनकी लेमडा क्या होगी, इंक्रीज होगी, वेवलेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इतना उतारिए। देखो इससे रिलेटेड अब एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में है कि 15 सेंटीमीटर की हमारे पास में रोप है। ठीक है, मतलब ये हमारे पास में कोई रोप ले लेते हैं हम। ओके, ये रोप है, जो एक्सिस है वो रोप है, और ये इसकी लेंथ दे रखी है 15 सेंटीमीटर। अब इसके इसमें कोई वेव है वो चल रही है, वेव चल रही है, और वेव के लिए इसने बोला है कि विद एजेज, इनको भी हम काउंट करें तो 8 नोड्स आर फॉर्म्ड। मतलब ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, 7 और 8, तो ये 8 नोट्स बने, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमें बतानी है वेवलेंथ ऑफ द वेव, लेमडा हमें कैलकुलेट करना। ठीक है, यहां से हम बात करें कि ये डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, वो तो क्या है 15 सेंटीमीटर। इस 15 सेंटीमीटर के अंदर कितना लेमडा आ रहा है, तो मैं कहूं कि ये जो है इतनी डिस्टेंस वो लेमडा बाय 2 है। अब ये जो लेमडा बाय 2 है वो कितने आ रहे हैं, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि इसका सॉल्यूशन कि 7 लेमडा बाय 2 इज इक्वल्स टू 15। यस और नो, इस 15 सेंटीमीटर में इतने लेमडा आ रहे हैं। यस, तो यहां से लेमडा कैलकुलेट कर लो, 2 उधर जाएगा, लेमडा इज इक्वल्स टू 15 इंटू 2, और ये 7 डिवाइड हो जाएगा तो 30/7। तो और ये 4.2 और 6 8। तो इस प्रकार से हम यहां पर लेमडा कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो जरा, ओके नेक्स्ट इसमें आती है वो हमारी आती है प्लांक क्वांटम थ्योरी। प्लांक क्वांटम थ्योरी है, उसके लिए एक थ्योरेटिकली बात हमें ध्यान में रखनी है कि जो फर्स्ट नोबेल प्राइज है क्वांटम मैकेनिक्स के लिए वो किसको दिया गया था, मैक्स प्लांक को दिया गया था, और उन्होंने ये प्लांक्स क्वांटम थ्योरी दी। इन्होंने क्या बताया कि जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है इस सेल में रिवॉल्व कर रहा है, चक्कर लगा रहा है एक ही सेल में। ठीक है, एक ही सेल बना रहा हूं, एक ही सेल में रिवॉल्व कर रहा है, तो उस कंडीशन में ना तो वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को इमिट कर रहा है, ना ही बाहर से कोई एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो प्लांक ने ये बताया कि एक ही सेल में रिवॉल्व करता हुआ इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी इमिट करता है ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। लेकिन क्या होता है कि जैसे ये कोई सेल थी, दूसरी सेल ये है, यहां से ये यहां जाता है या यहां से ये यहां आता है, तो इन कंडीशंस में एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो भी सकता है और इमिशन भी हो सकता है। ये बात किन्होंने बताई, प्लांक ने। तो इन्होंने जो बताया वो लिख सकते हैं हम कि अकॉर्डिंग टू प्लांक a revolving electron in a cell a revolving electron in a cell does not emit
or absorb, does not emit or absorb the energy, but while transition one cell to another, it can absorb or emit the energy। और इसके लिए नीचे हम बना सकते हैं कि कब तो एब्जॉर्ब करेगा और कब इमिट करेगा। तो मैं कहूं ये है इसकी ग्राउंड सेल, यहां पर भी ये इसकी ग्राउंड सेल, ये है इसकी एक्साइटेड स्टेट, या एक्साइटेड सेल। तो हमें ध्यान में होना चाहिए कि कोई भी पार्टिकल होता है या कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपनी ग्राउंड मतलब लोवेस्ट सेल में क्या रहता है, मैक्सिमम स्टेबल रहता है। और कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा स्टेबल ही रहना चाहता है। तो यहाँ पर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये तो स्टेबल है, ग्राउंड स्टेट में है, मतलब स्टेबल है, ये चाहता ही नहीं कि मैं यहाँ से कहीं जाऊं। लेकिन हमें क्या करना है, इसको यहाँ भेजना है। इसको यहाँ जब हम भेजेंगे तो ये इसकी नेचर के अगेंस्ट काम होगा। मतलब ये हुआ कि ये तो चाहता नहीं मैं यहाँ जाऊं, तो लेकिन हमें इसको यहाँ भेजना है। तो यहाँ से यहाँ भेजना मतलब नेचर के अगेंस्ट काम होगा, और नेचर के अगेंस्ट काम होगा तो हमें इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब ये इस एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ पर इस कंडीशन में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। यहाँ पर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। और यहाँ पर क्या होगा कि मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया। अब ये पहुंच गया लेकिन चाहता तो नहीं है कि मैं यहाँ रहूं, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में इसकी स्टेबिलिटी खत्म हो गई। तो ये वापस यहाँ आता है, और वापस जब यहाँ आता है तो जितनी एनर्जी ये एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में गया था उतनी की उतनी एनर्जी वापस से क्या करता है, इमिट कर देता है। ठीक है। और यहां पर क्या होगा, फिर इमिशन होगा। यहां पर क्या हो जाएगा, इमिशन हो जाएगा। तो ये एब्जॉर्प्शन हुआ, ये इमिशन हुआ। यहां पर तो देखो फाइनली यहां पर था ई फाइनल, ये इनिशियली यहां पर था, और यहां पर ये ई फाइनल यहां पर है और ई इनिशियल यहां पर है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि इनकी जो एनर्जीज है, इनकी एनर्जी जो है मतलब एब्जॉर्ब और इमिशन एनर्जी है, उनकी वैल्यू, इस एब्जॉर्प्शन की और इमिशन की वैल्यू क्या रहती है, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब डेल्टा ई जो होगा वो होगा ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। ये हमें ध्यान में रखना है। और ये डेल्टा ई क्या है, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी या तो फिर इमिटेड एनर्जी। ठीक है। और जो ये एनर्जी होती है, यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, यहाँ पे जो इमिशन हो रहा है, तो वो क्या होता है, इन फॉर्म ऑफ क्वांटा की फॉर्म में होता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, इसके नीचे लिख सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन ऑफ एनर्जी अकर्स इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा। और क्वांटा क्या होता है, जैसे एक अभी हम बात कर लेंगे, देखो स्टेप टू स्टेप ही चलेंगे, फिर मैं बता दूंगा क्वांटा क्या होता है। नेक्स्ट एक छोटी सी लाइन लिख सकते हैं हम, क्वांटा के है ना, क्वांटा के ब्रैकेट में फोटोन भी लिख सकते हो आप, क्वांटा या फिर फोटोन की फॉर्म में होता है। ठीक है, PHOTON। नेक्स्ट लिखो, एनर्जी ऑफ फोटोन इज proportional to their frequency, और फोटोन की एनर्जी क्या है, डेल्टा ई, और वो प्रोपोर्शनल टू किसके बता रहा है, फ्रीक्वेंसी। यहां से थोड़ा सा ध्यान में देना। अब प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, प्रोपोर्शनल साइन जब हटाएंगे तो इक्वल्स टू एच न्यू। एच क्या है, कोई ना कोई कांस्टेंट आया है जब प्रोपोर्शनल का साइन हमने हटाया है। और एच जो होता है उसके लिए हम बात करें तो उसके लिए लिख लो, ये होता है प्लांक्स कांस्टेंट, ये होता है प्लांक्स कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू होती है, याद में रखना, 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। ठीक है। और ये वैल्यू ध्यान में होनी ही चाहिए। इसको या इसकी यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड भी हम दे सकते हैं। ठीक है, ऐसे अलग ही लिख लेना, नहीं तो आप उसको डिवाइड कर दोगे, पता ही नहीं।
6.62 इंटू 10⁻⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और ये पावर जो है 27, अगर मैं इसको कर दूं, बता दूंगा मैं कन्वर्जन भी आपको, तब ये हो जाएगी अर्ग इंटू सेकेंड, ERG, अर्ग इंटू सेकेंड, क्योंकि 1 जूल जो होता है वो होता है 10⁻7 अर्ग, बिकॉज ऑफ 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁻7 अर्ग। मतलब इस जूल की जगह हमने क्या लिखा, 10⁻7 लिखा, तो ये पावर कितनी बची, -27। ठीक है, यहां से ये आया कि डेल्टा इज इक्वल्स टू एच न्यू। ठीक है, अब न्यू क्या होता है, सी अपॉन लेमडा, पहले पढ़ के आए हम अभी थोड़ी देर पहले, सी अपॉन लेमडा। तो डेल्टा ई इज इक्वल्स टू एच, न्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ, सी अपॉन लेमडा। 1 अपॉन लेमडा क्या होता है, न्यू बार, 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल्स टू न्यू बार। तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू एच सी, 1 अपॉन लेमडा की जगह न्यू बार। तो हमें एनर्जी के क्या क्या फॉर्मूलेज मिले, E इक्वल्स टू एच न्यू, E इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमडा, और E इज इक्वल्स टू एच सी न्यू बार। इतना देखो, और यहाँ से फिर हम क्या क्या बता सकते हैं कि जो वास्तव में डेल्टा E है, हम यहाँ से स्टार्ट हुए थे कि फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, लेकिन प्रोपोर्शनल तो वो इन 1 अपॉन लेमडा भी है, प्रोपोर्शनल वो न्यू बार भी है, यस और नो। तो यहाँ से हमें इतने सारे रिलेशन मिल गए, और ये हमें पक्के से याद में होने चाहिए, तभी क्वेश्चंस बन पाएंगे। देखो जरा इतने, फिर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में हमें लेमडा दी हुई है 662 नैनोमीटर, और हमसे पूछना चाह रहा है एनर्जी। क्वेश्चन हम डायरेक्ट ऐसे लिखता है, ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, अब हमें E दिया हुआ है, लेमडा दिया हुआ है, और हमें सॉरी लेमडा दिया हुआ है और E पूछ रहे हैं। तो लेमडा दिया हुआ है, E पूछ रहा है, H प्लांक कांस्टेंट है, C क्या होते हैं, लाइट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो E इक्वल्स टू, सॉल्यूशन जब हम करेंगे, E इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमडा, वैल्यूज पुट करनी है बस, 6.62 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है, नॉर्मली ये वाला ही हमें काम में लेना है। ठीक है, बाकी तो क्वेश्चन की डिमांड होगी तो हम चेंज कर सकते हैं, बाकी नॉर्मली हमें ये वाली वैल्यू ही पुटअप करनी है। और C क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10⁸ अपॉन लेमडा, लेमडा क्या दिया हुआ है 662। देखो नैनोमीटर है ये, बाकी सब चीजें जिस भी यूनिट में है उसी अकॉर्डिंग हमें इनको रखना होता है। तो ये -9 नैनो की जगह लिख देंगे तो ये मीटर में हो जाएगा, और इसको सोल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। इसको मैं हटाऊं तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यस, और ये कट गया, खत्म कहानी इसकी। पावर को इधर उधर करना है, तो ये -7 बचेगा, मुझे दिख रहा है -7 बचा। ये -7 ऊपर जाएगा, प्लस का जाएगा। ठीक है, तो 7 और 8 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और ये 15 15 15 19 -19 हो जाएगा, 10⁻⁻19। ये आंसर आ गया, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। और ये किस में आया, जूल में आया। तो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन इसके बन सकते हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा सा देखो कन्वर्जन हम समझ लेते हैं। कन्वर्जन के लिए हम स्टार लगा के लिखते हैं। तो जैसे ये 1 जूल क्या होता है, एक जगह लिख लो कि थोड़ा याद रहे, 10⁻7 अर्ग। ठीक है, अगर ये जूल की जगह होता 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे करेंगे, तो वो हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, मतलब जो इसका चार्ज होता है बस वही। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब जूल में, जूल को अर्ग में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हमें नहीं भी डायरेक्ट नहीं पता, तो ये लो, अब जूल की जगह क्या लिख सकता हूँ, 10⁻7 अर्ग। तो कर लो, क्या हो जाएगा, ये कितने बचेगी, 12 बचेगी माइनस की। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻12 अर्ग। ओके, और 1 कैलोरी जो होता है वो 4.2 जूल होता है। 1 कैलोरी 4.2 जूल होता है। अब इसको मैं किलो कैलोरी कर दूं, 1 किलो कैलोरी, तो ये जूल भी किस में हो जाएगा, किलो जूल में हो जाएगा। ठीक है, और 1 जूल अगर कोई पूछे हमसे कैलोरी में, 1 जूल को हम अगर कैलोरी में कन्वर्ट करना चाहे तो 1 जूल ये नीचे आएगा, 1/4.2 कैलोरी, और ये हो जाएगा 0.2
0.24 कैलोरी। तो ये थोड़े से कन्वर्जन ध्यान में रखने की 1 जूल इक्वल्स टू कितना होता है 10⁻7 और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19, मतलब जो इसका चार्ज होता है वही। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अर्ग में करोगे तो -12 बचेगी पावर। कैलोरी 1 कैलोरी 4.2 जूल, 1 किलो कैलोरी 4.2 किलो जूल और 1 जूल इज इक्वल्स टू 0.24 कैलोरी। ओके, आई होप इतनी समझ में आई होगी। ठीक है, इसके बाद में देखो एक एटम में कोई इलेक्ट्रॉन जितने ट्रांजिशन शो करता है ना, उसके द्वारा जो इमिशन और एब्जॉर्प्शन होता है उनमें फोटॉन्स का नंबर भी उतना ही रहता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, समझने की बात है। देखो जैसे n इक्वल्स टू 5 है, यहां से ये गया n इक्वल्स टू 2, डायरेक्ट गया, बीच में कहीं रुका नहीं कि 4 में रुका 3 में रुका, नहीं, वो डायरेक्ट 2 में आया। तो मैं कहूंगा यहाँ पर एक ही फोटोन इमिट हुआ है। ठीक है, अगर वो ऐसे जाता, पहले वो जाता n इक्वल्स टू 4 में, फिर n इक्वल्स टू 3 में, फिर n इक्वल्स टू 2 में, तो यहाँ पर एक फोटोन तो यहाँ पर इमिट होता, दूसरा फोटोन यहाँ पर और तीसरा फोटोन यहाँ पर। तो फोटोन हम यहाँ पर कितने बताएंगे, 3 फोटोन बताएंगे। तो मैं यही करना चाह रहा हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन जितने ट्रांजिशन शो करता है उतने ही उसमें फोटोन का एब्जॉर्प्शन मतलब इमिशन होता है। तो यहाँ पर तो डायरेक्ट 5 से 2 में आ रहा था, तो एक फोटोन, 5 से पहले 4 में गया, फिर 3 में, फिर 2 में, तो एक फोटोन यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, तो टोटल 3 फोटोन का एब्जॉर्प्शन हुआ। आई होप आज की क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू।